अस्सलाम वालेकुम, मैं जिया जाना। वेलकम टू एस्पिरेंस चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। आज जो हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स को डिस्कस करने से पहले जो हम देखते हैं कि प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक, अगर हम बात करते हैं कि अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, तो वो हमारे पास प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक कौन है कि प्रोटीन्स किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड से। तो पहले अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अमाइनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हम एक अमाइनो ग्रुप जो है अमाइनो एसिड उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो उसके सेंटर में जो एक कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम अमाइनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम अमाइनो ग्रुप ड्रॉ करें, लिखें, और यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड के पास एक हाइड्रोजन होता है और एक उसके पास आर ग्रुप होता है। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। जो हम जब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की, जब उनकी टाइप्स की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड सारे एक जैसे नहीं होते बल्कि उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस तरह से डिफर कर रहा होता है वो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसकी बेसिस पे वो डिफर कर रहा होता है। ठीक है, तो जिस तरह का उसका फंक्शनल ग्रुप होगा इसी तरह से अमाइनो एसिड की टाइप होगी। तो अगर नेचुरली हम बात करें तो हमारे पास अमाइनो एसिड की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, 140। लेकिन जिस तरह से हम ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो मिलकर बनी होती हैं अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद हम देखें अल्फा कार्बन आल्सो बियर्स हाइड्रोजन, उसके पास एक हाइड्रोजन भी होता है एंड ए आर ग्रुप। ठीक है, जो उसका फंक्शनल ग्रुप है जो हर अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर करती है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड, देयर ऑफ 20 टाइप्स। तो अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं जो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे जिस तरह से ये एक अमाइनो एसिड का क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि जो कंपाउंड है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो किस तरह से हो सकता है, तो एक अपने फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे ये डिफर कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है अमाइनो एसिड्स की कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब ये जो दरमियान में अल्फा कार्बन है हमारे पास, अगर उसको देखें तो इस कार्बन के चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, एक हमारे पास क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जब ये डिफरेंट, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे हमारे पास आर ग्रुप है, कोई भी यहाँ पे आप आर ग्रुप की जगह लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3 लगा लें। ठीक है, अगर किसी में है तो अगर इस तरह से अमाइनो एसिड होगा तो उसका जो सेंट्रल हमारे पास है एलिमेंट कार्बन, उसके जो चारों ग्रुप्स हैं हमारे पास जिससे वो अटैच हुआ है वो चारों डिफरेंट हैं। जब कोई अमाइनो एसिड का जो सेंट्रल वाला कार्बन है जब वो चारों डिफरेंट कंपाउंड से घिरा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल। ठीक है, तो ये सारे अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। ठीक है, लेकिन और ये क्या आती है, ये प्रॉपर्टी उनको प्रोवाइड करती है कि जो सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव हों। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कायरल ही बोलते हैं। उसके अलावा सारे अमाइनो एसिड्स कायरल हैं सिवाय किसके, ग्लाइसिन के। ठीक है, एक ग्लाइसिन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी अगर हम बात करें तो उसका एक उसके पास अमाइनो ग्रुप है, दूसरी साइड पे उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे उसका जो आर ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे जहाँ पे उसका आर ग्रुप होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, वहाँ पे उसका हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो ये चारों साइड से किसी डिफरेंट कंपाउंड या एलिमेंट से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे हाइड्रोजन आ गए। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि उसके एक कार्बन पे दोनों कंपाउंड सेम हो जाते हैं। अगर हम देखें कि अमाइनो एसिड हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है सिवाय ग्लाइसिन के। उसके बाद अगर हम देखते हैं जब उनकी एसिडिटी या बेसिडिटी की बात आती है तो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, वो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्ट कर सकते हैं एज ए एसिड एंड एज ए बेस, लेकिन डिपेंड करता है कि उनको मीडियम कौन सा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेचुरली अगर देखा जाए तो अमाइनो एसिड क्या हैं, न्यूट्रल हैं, उनके अंदर दोनों अमाइनो जो बेसिक है एसिडिक ग्रुप जो हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन उसको किस तरह से मीडियम प्रोवाइड किया गया है वो एज ए एसिड भी बिहेव कर सकते हैं, एज ए बेस भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 तरह के मीडियम्स लेते हैं। पहले हम 3 कंटेनर्स ड्रा कर लें, फिर इन तीनों में हम
उन अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे। अगर इनको डिफर करने के लिए हम यहाँ पे कोई कलर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ऑरेंज, ठीक है। सिर्फ मीडियम को क्या है कि हमने डिफरेंशिएट करना है कि किस तरह से जो एक मीडियम है दूसरे से डिफर करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल नेक्स्ट में हम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे हम इनको, बस हमने जो अंदर मीडियम प्रोवाइड करना है उसकी बेसिस पे। अगर हम थर्ड करते हैं, थर्ड को हम कर लेते हैं, सबसे कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। दोनों सेम ही, थोड़ा सा डार्क है। 3 कंटेनर्स ले लिए, तीनों में हमने डिफरेंट मीडियम ले लिए। फॉर एग्जांपल जो हमने पहला वाला देखना है कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं वो ऐड करते हैं एज ए बेसिक एंड एज ए क्या कहते हैं हम, एसिडिक या बेसिक, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल मीडियम अगर प्रोवाइड किया तो वो दोनों ग्रुप उसके पास होंगे तो वो न्यूट्रल होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक आपने कंटेनर लिया है जिसमें आपने क्या किया है, प्रोवाइड किया है न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। इसमें जो मीडियम प्रोवाइड किया गया वो न्यूट्रल है। अब इसमें अगर आपके अमाइनो एसिड रखेंगे तो अमाइनो एसिड का क्या है, NH2, जो सिंपल फार्मूला COH, यहाँ पे H और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप, ठीक है। अगर हम किसी अमाइनो एसिड के न्यूट्रल मीडियम में रख दें तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है वो लूज करने की कोशिश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस मीडियम में जाके ये किससे मिल जाएगा, NH2 से, ठीक है। जब NH2 से मिलेगा तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, NH3 कार्बन हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, बल्कि फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, और इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया है। तो अब एक ही मीडियम के अंदर क्या होता है कि जब न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड किया जाता है तो अगर वहां से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन लूज भी करना है तो वो मीडियम में नहीं जाएगा बल्कि उसका जो साथ में एक और ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड फिर बनेगा वो क्या है, NH3 और C। यहाँ पे ये क्या हो गया है, बेसिक, और ये क्या हो गया है, एसिडिक, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड के पास, उसके पास एक बेसिक ग्रुप भी आ गया है और एसिडिक ग्रुप भी आ गया है। दोनों ग्रुप अगर किसी अमाइनो एसिड के एक ही मीडियम में आ जाए तो फिर यहाँ पे वो क्या ऐड कर रहा है, एज ए न्यूट्रल, ठीक है। ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, तो यहाँ पे वो क्या है, न्यूट्रल। और ये जो बनता है ऐसा अमाइनो एसिड जिसके पास बेसिक ग्रुप भी हो और एसिडिक ग्रुप भी हो, ठीक है, दोनों ग्रुप्स हों, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलते हैं, या फिर ज्विटर आयन। ये जो आयन बना है इसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसके पास दोनों ग्रुप्स हों, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें, ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि उस सारे मीडियम में हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ऐसा मीडियम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे अगर आपने एक अमाइनो एसिड रख दिया तो उसका क्या होगा, NH2, यहाँ पे उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, एंड दिस इज फंक्शनल R। तब क्या होगा कि जब आप उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ के जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन है वो लूज करके मीडियम नहीं ये कर सकेगा कि ये इसको लूज करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज नहीं कर सकेगा क्योंकि ऑलरेडी मीडियम जो है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, ये लूज नहीं कर सकता, लेकिन NH2 क्या करता है, गेन कर लेता है। तो यहाँ पे ये NH2 जो है वो गेन कर लेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया है तो इसका क्या हो जाएगी, NH3 पॉजिटिव, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन फंक्शनल R ग्रुप, और लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, एसिडिक में बेसिक। तो अगर हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें तो NH3 जो अमाइनो एसिड है वो बिहेव करता है एज ए बेसिक। और इसी तरह से अगर हम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करें तो बेसिक मीडियम में हम क्या ऐड करेंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे। तो अब इस मीडियम में अगर हमारे पास अमाइनो एसिड हो, ठीक है, अमाइनो एसिड को प्लेस करेंगे, इसी तरह से उसका फार्मूला लिखें, NH2 हाइड्रोजन, उसका फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा कि जो OH है वो कार्बोक्सिल के साथ करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिल, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन लूज करेगा। हाइड्रोजन लूज करेगा तो मीडियम में हमारे पास हाइड्रोक्सिल
OH है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन वहाँ से लूज होगा, OH के साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो इस मीडियम में क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस मीडियम में हमारे पास क्या बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे वो क्या बिहेव कर रहा है, एज ए एसिडिक। तो अमाइनो एसिड्स को अगर बेसिक मीडियम दिया जाए तो वो बिहेव करते हैं एज ए एसिडिक, और अगर उन्हें एसिडिक मीडियम दिया जाए तो वो बिहेव करते हैं एज ए बेसिक। तो ये डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड जो है उनको मीडियम कौन सा प्रोवाइड किया गया है, तो उसके लिहाज से वो बिहेव करते हैं एज एसिडिक एंड एज ए बेसिक एंड एज ए एसिडिक एंड एज ए बेसिक, ठीक है। अगर नेचुरली वैसे देखा जाए तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं, हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। अगर एक ही अमाइनो एसिड पे एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स होंगे तो फिर क्या होगा कि वो एज ए न्यूट्रल बिहेव करेगा। उस आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसमें अमाइनो एसिड्स में दोनों ग्रुप्स हों, बेसिक भी हो और एसिडिक भी हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसमें अमाइनो एसिड्स के दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो ये था, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो बिहेव करते हैं एज ए एसिडिक एंड बेसिक, डिपेंड करता है उसके मीडियम कौन से प्रोवाइड किए, लेकिन ओवरऑल देखे जाए तो वो क्या है, न्यूट्रल हैं। अमाइनो एसिड्स को अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमाइनो एसिड को हम क्लासीफाई करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज खुद कर सकती है, उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। जिसमें हमारे पास 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इस वजह से हमें उन्हें इनटेक करना पड़ता है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन एंड मिथ्योनिन। और इसमें से हमारे पास हिस्टिडीन और आर्जिनिन से हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। तो आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। जैसे हम अमाइनो एसिड देख चुके हैं कि जो प्रोटीन जिससे मिलकर बनी होती है अमाइनो एसिड, उनको हमने डिस्कस कर लिया, उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मीन होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। तो प्रोटीन को फर्स्ट होल्डिंग प्लेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि प्रोटीन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, इट मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद ज़्यादातर अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें सल्फर ज़्यादा होता है। एंड आफ्टर अगर वाटर इंपॉर्टेंस की बात करें या अबंडेंसी की बात करें तो हमारे पास वाटर के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है प्रोटोप्लाज्म में, वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन्स क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये किसने हमें बताया था, 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, फिशर एंड हॉफमिस्टर। इन 2 साइंटिस्ट ने बताया था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो, जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और हमने बात कर ली कि जो प्रोटीन्स हैं वो मिलकर बनी होती हैं 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से। आगे हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड ड्राई प्रोटीन। तो सबसे पहले है हमारे पास सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में भी अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन होती है, वन इज अ फाइब्रस एंड अदर इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन, ठीक है, जो हमारे ज़्यादातर नेल्स एंड हेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये इनसॉल्युबल होती हैं वाटर। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होती है, जिनमें हमारे पास एग्जांपल है हिस्टीन, ग्लोबिनिन एंड एल्बुमिन की। आगे हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन आपको पता है, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो पता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जो होती हैं प्रोटीन, वो लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास फोस्फोप्रोटीन है जो ज़्यादातर पेप्सिन और कैंसिनोजेंस में है। क्रोमोप्रोटीन्स की बात करें तो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइन एंड साइटोक्रोम्स में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो क्रोमोप्रोटीन की नेचर की होती हैं। और न्यूक्लियर प्रोटीन्स हमारे क्रोमेटिन और राइबोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। आगे हम देखेंगे कि डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं। जिस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। पहले जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। डीएनए से कोड होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से बन गया आपका मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ट्रांसफर आरएनए कैरी करके लाते हैं। वो फिर जो जिस तरह से मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है उसी तरह से अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। अब जो अमाइनो एसिड जिस तरह से वो सीक्वेंस होगा इसी तरह से अमाइनो एसिड क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर अमाइनो एसिड जो आपस में ज्वाइन करते हैं थ्रू दी जो अपने पास बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे पास है पेप्टिडिक बॉन्ड, ठीक है।
शुगर्स की जब हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स में, तो दो सैकराइड यूनिट्स आपस में जो बॉन्ड बनाती थी वो था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे। लेकिन अगर अमाइनो एसिड्स आपस में, जैसा यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें कि एक हमारे पास ग्लाइसिन है और एक हमारे पास एलानिन है, ठीक है, ये दो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। दो अमाइनो एसिड जब आपस में ग्रुप बनाते हैं, एक का अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है और एक का कार्बोक्सिल ग्रुप। जब ये आपस में इन्वॉल्व होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है कि वाटर रिलीज होता है और फिर इस तरह से अमाइनो एसिड ज्वाइन करते रहते हैं। यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो जो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड, क्योंकि डाइपेप्टाइड इस वजह कि इसमें दो अमाइनो एसिड्स क्या हैं, इन्वॉल्व है। इसी तरह से अगर एक पूरा मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है और अमाइनो एसिड्स कोड किए जा रहे हैं और ज्वाइन किए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरी अमाइनो एसिड है, इसने मिलकर बनाया हमारे पास डाइपेप्टाइड, ठीक है। अगर मैसेज पूरा है जिस तरह के डीएनए का होता है, तो फिर इसके साथ आके मिलेगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। जिस तरह से अमाइनो एसिड कोड होते जाएंगे और चेन बनती जाएगी, तो जब दो से ज़्यादा मिलके अमाइनो एसिड एक चेन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। एक ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि डाइपेप्टाइड में हमारे पास दो अमाइनो एसिड मिलके अगर बना रहे हैं छोटा सा कंपाउंड, तो उसको हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे। वही अमाइनो एसिड मिलके एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। आगे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रोटीन किस तरह से स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन करती है, कितने स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। जब कोई प्रोटीन बन रही होती है, उसके इनिशियल स्टेजेस में होती है, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड है, उसके साथ सेकंड अमाइनो एसिड लगेगा, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो शुरू में जब सिंथेसिस हो रही थी प्रोटीन की, तो एक लीनियर सा स्ट्रक्चर बनाती है, एक चेन बनाती है, ठीक है। वो उसका सीक्वेंस ऐसे ही होता है जैसे वो मैसेंजर आरएनए से कोड करिए, तो उस लीनियर सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, किसी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब भी कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, इस तरह से फिर प्रोटीन में क्या होती रहती है, मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं और उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डज नॉट रिमेन इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है तब उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब सिंथेसाइज हो जाएगी तो वो हमेशा से प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही नहीं रहेगी, बल्कि अब वो अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में चेंज होती रहती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो प्रोटीन जिस स्ट्रक्चर में चेंज होती है वो हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक प्रोटीन अगर हमारे पास इस तरह से स्पाइरली कॉइल्ड प्रोटीन में हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक कॉइल सा स्ट्रक्चर बना लेती हैं और उन प्रोटीन्स के आपस में तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये जो कॉइल बनाई है उन्होंने, ठीक है, इन कॉइल्स में जो उनके पास बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उस हाइड्रोजन बॉन्ड से वो इस तरह से एक अपना स्पाइरल सा जो नेचर है वो इस तरह से बना के रखती हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स होती हैं वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और दूसरा जो हमारे पास है वो बीटा प्लीटेड शीट होती हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो बैक फोर्थ आपस में कॉइल की होती है। बैक फोर्थ कॉइल मतलब इस तरह से अरेंज हुई होती हैं। अगर इस तरह से हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट्स में प्रेजेंट है हमारे पास प्रोटीन, तो ये दो शीट्स जो है, एक शीट आपस में जो बॉन्ड बना रही है, जाहिर सी बात है उस चेन में क्या होगा, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन जो दो शीट्स आपस में जो बॉन्ड बनाती हैं रहती हैं उसमें हमारे पास कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जो सेकंड बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो शीट्स को मिला के रखता है। यहाँ पे जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, शीट्स हैं। एक शीट में हमारे पास जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये दो शीट्स आपस में किस तरह से ज्वाइन है, थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में ज्वाइन है और जो दूसरा स्ट्रक्चर ये बनाती हैं वो अल्फा हेलिक्स है कि एक स्पाइरली कॉइल सा स्ट्रक्चर बनाती हैं। होते ये लीनियर में ही है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल नेचर का होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की थ्योरी देख लेते हैं हम कि वन प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, ठीक है। जब प्रोटीन किसी एक ही स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकती तो फिर वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Then some proteins they thread are folded either into the form of the helix or in the beta pleated sheet, ठीक है, जो हम आगे इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं। नेक्स्ट वो कह रहे थे पॉलीपेप्टाइड गेट्स ए हेलिकल शेप, ठीक है, हेलिकल शेप लेगा तो हम उसे अल्फा हेलिकल कहेंगे। उसके बाद प्रोटीन्स मॉलिक्यूलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक है, जो अगर हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात हमने पीछे देखा कि वो इस तरह से स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं।
और उसके एडिशन की हमने बात की, पहले ही देख चुके हैं स्ट्रक्चर्स में कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जिनमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है हाईली फोल्डेड फॉर्म में, उसकी अपीयरेंस होती है वो ऐसे ग्लोबुलर अपीयरेंस होती है, वो हमारे पास क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी इतना कोई स्टेबल नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी से थोड़ा बहुत स्टेबल है, लेकिन अगर हम बात करें तो इट्स नॉट फुली स्टेबल स्ट्रक्चर। इसके बाद भी जो प्रोटीन है वो आपस में फोल्ड करती हैं और एक अलग स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन की 3D डायमेंशनल व्यू दे देता है हमें। और ये ज़्यादातर अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की एक्टिविटीज़ की बात करें तो उनके लिए हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द स्टडी और फॉर देयर फंक्शनल स्टडी एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट्स। ठीक है, एंजाइम्स की एक्टिव साइट जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो उनकी फॉर्मेशन के लिए भी टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसमें एग्जांपल हम लेंगे मायोग्लोबिन की, जो प्रोटीन हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है। अगर इस तरह से हम जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसका हम अगर देख लें हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट होता है और इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास जो अल्फा और जो बीटा पीरियड शीट्स हैं वही आपस में फोल्डेड होती हैं, हमारे पास एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी डिफरेंट में हमारे पास, और सॉल्ट ब्रिजेस भी बनाएंगे ये। उसके अलावा मेटल आयन कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा और बहुत सारी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती हैं जो उन सारी शीट्स को और जो हमारे पास पेरिकोल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ज्वाइन करके फोल्डेड एक ग्लोबुलर अपीयरेंस बना रही होती हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं प्रोटीन्स का, वो हमारे पास क्या है, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि सारे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिलके अरेंज होकर हमारे पास एक क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड दिस स्ट्रक्चर गिव राइज टू द क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। जिस तरह से आपको एक नजर आ रहा है इस तरह का स्टेबल, कि इसके अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं, मिक्स होती हैं और फोल्डेड हुई भी होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जिनका हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका क्वार्टरनी स्ट्रक्चर था या स्टेबल फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन, हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज और राइबोसोम या फिर एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सॉल्ट ब्रिजेस, आयनिक बॉन्ड, सब बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर इन्हीं फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन से मिल के हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बोलते हैं। किस तरह से जो है हमारे पास हमने बात की कि अमाइनो एसिड जो है वो कोड करता है मैसेंजर आरएनए से, एक डीएनए पूरा मैसेज देता है और एक हमारे पास प्रोटीन पूरी सिंथेसाइज हो जाती है। तो अगर इस फंक्शन में जो मैसेज रीड हो रहा है फ्रॉम द डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन, इसमें अगर किसी एक भी सिंगल बेस की क्या हो जाए, कन्वर्जन हो जाए या वो चेंज हो जाए तो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनती। अगर नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम जो मेन एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो सिकल सेल एनीमिया की डिस्कस करेंगे। कि अगर हमारे पास पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू दी लंग्स। ठीक है, तो जब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैसेज होता है वो रीड नहीं होता, वहाँ पे किसी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से या किसी की वजह से भी, जहाँ पे हम सीक्वेंस को देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल डीएनए, ठीक है, नॉर्मल मैसेज है, उस नॉर्मल मैसेज से मैसेंजर आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बननी है। तो ये एक नॉर्मल डीएनए है हमारे पास और ये नॉर्मल एक आरएनए है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम देखें, अगर एक भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह से यहाँ हमारे पास क्या है GAA, तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाइनो एसिड बन रहा है वो ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, इसी पॉइंट पे क्या होता है कि हमारे पास म्यूटेशन काज होती है। ये नॉर्मल डीएनए। सिकल सेल में क्या होता है कि यहाँ पे जो CTA है, यहाँ पे ये जो T है वो चेंज हो जाता है टू दी A। सिर्फ एक बेस के चेंज होने की वजह से जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था वहाँ पे अब ये जो है वो बनाएगा वैलिन। ठीक है, अब जो हीमोग्लोबिन, ये जहाँ पे हीमोग्लोबिन बन रही थी वहाँ पे नॉर्मली सेल्स में ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, लेकिन अगर एक हमारे पास चेंज हो जाए अमाइनो एसिड तो वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की बजाय क्या बनेगा, वैलिन। जब वैलिन बनेगा तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होगी, अगर भी हमारे पास नॉर्मल ब्लड सेल है उसकी शेप इस तरह से होती है, अगर हमारे पास वैलिन बन रही है तो वहाँ के जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पे जो ब्लड्स होंगे वो सिकल सेल शेप के हो जाते हैं। ठीक है, उनकी शेप इस तरह से क्रिस्टल या सिकल हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा
कि वो ब्लॉकेज कर देंगे ब्लड फ्लो में। तो जो नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा था वो नहीं करेगा, बल्कि ब्लॉक हो जाएगा। और अगर ब्लड ब्लॉक हो जाएगा तो जो भी ठीक नहीं होगा, तो बॉडी भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी और हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो भी परफॉर्म नहीं होगा। ये हमारे पास क्या है, एक जेनेटिक हेरिडिटी डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता अगर एक भी उसके पास बेस चेंज हो जाए। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, कि अगर किसी एक अमाइनो एसिड या किसी एक बेस में जो होता है वो चेंज हो जाए तो वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनाएगा। नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनाएगा तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। आगे हम प्रोटीन के कोई फंक्शंस देख रहे हैं, हम देख लिया कि जो एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो तो वो किस तरह से डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन इटसेल्फ बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उसके बहुत सारे फंक्शनल यूजेस भी हैं और स्ट्रक्चरल भी हैं। तो स्ट्रक्चरल अगर हम यूजेस देखें तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोलेजन को। कोलेजन की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर दी मैट्रिक्स ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद इलास्टिन की बात करें तो इलास्टिन इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है फॉर द कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडन एंड लिगामेंट। उसके बाद हम केराटिन की बात करें, केराटिन का बताया कि ये ज़्यादातर प्रेजेंट होती है हेयर एंड नेल्स में, और ये स्ट्रेंथ और जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है उनको। उसके बाद क्या है, हिस्टोन, इट अरेंजेस द डीएनए इनटू क्रोमोसोम। तो हिस्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कि जो हमारा डीएनए है वो कॉइल किया हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन्स पे। कुछ इस तरह से हमारे पास अगर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं तो जो हमारा डीएनए है वो इस तरह से कॉइल किया हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन्स को, और वो फिर कॉइल स्ट्रक्चर फिर जब क्या होता है कि एक अच्छा सा जो हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो फंक्शनल प्रोटीन, उसमें हमारे पास क्या है, एंजाइम। एंजाइम में पता है कि प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, किसी भी रिएक्शन में हेल्पफुल करती हैं। उसके रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करके उसकी स्पीड तेज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स अगर देखें तो ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह के ग्लूकोज का लेवल हो गया, कैल्शियम लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, इन सब में हार्मोन्स की क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद क्या है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होती हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स, जब भी इम्यून सिस्टम आपके एक्टिवेट हो जाए क्योंकि फॉरेन सब्सटेंस एंटर हो गया बॉडी में, तो वाइट ब्लड सेल्स ने क्या करना है, उनके साथ फाइट करनी है अगेंस्ट, ठीक है, और उसको किल करना है। तो ये जो एंटीबॉडी प्रोटीन हैं ये उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से फंक्शन प्रोवाइड करता है, कि आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद अगर फिब्रोजन है, फिब्रोजन की बात करें तो ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास ओवल ब्यूमिन एंड कैसीन। ओवल जो हमारे पास है ब्यूमिन, वो हमारे पास एग वाइट्स में प्रेजेंट होता है, और कैसीन की बात करें तो ये एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। बोथ आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ द अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को स्टोर करने में इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो एक एज ए स्ट्रक्चरल फंक्शन भी परफॉर्म कर रही होती हैं, और अगर उसका नॉर्मल बॉडी में फंक्शन देखें तो इस तरह से भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारे जिसमें हमने सारी प्रोटीन्स को डिस्कस किया कि अमाइनो एसिड्स किस तरह से प्रोटीन्स बनाते हैं और किस तरह से अमाइनो एसिड्स बिहेव करते हैं एज ए एसिडिक एंड बेसिक, अगर उनको जो मीडियम प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखें तो इस तरह से हम प्रोटीन्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अगर उनके स्ट्रक्चर बेसिस के हमने डिवाइड करें तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरली प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी में हमने अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट देखी हैं। अब बीटा प्लेटेड शीट्स के अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती हैं प्रोटीन, उनको हम कोलेजन हेलिक्स भी बोलते हैं। क्वार्टरली स्ट्रक्चर में हमने हीमोग्लोबिन को देखा, ठीक है। उसके बाद अगर हम उनकी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह हमने सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन देखी। सिंपल में हमने देखा कि प्रोटीन ग्लोबुलर भी हो सकती हैं और फाइब्रस भी हो सकती हैं, जिनमें हमारे पास केराटिन एंड हिस्टीन है। उसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन में हमने जो देखा उसमें हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, म्यूकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइको, क्रोमेटिन, मेटालो, लिपो, मेटालो प्रोटीन्स एंड फोस्फोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद डिराइव्ड हमने प्रोटीन पढ़ा था। डिराइव्ड प्रोटीन में हमारे पास है पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस, ठीक है। जब भी डिराइव्ड प्रोटीन वो होती है कि कोई एक अगर हमारे पास कम्प्लेक्स बड़ी मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास प्रोटीन है, तो जब भी वो कन्वर्ट होती है तो वो अपने ब्रेकडाउन में जो दरमियान में कुछ प्रोटीन्स बनाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बेसिस पे अगर हम प्रोटीन्स को डिवाइड करें तो उसमें हमारे पास एंजाइमेटिक आती हैं, स्ट्रक्चर आती हैं, और कुछ हमारे पास रिजर्व और स्टोरेज, ठीक है। तो ये वर्क करती हैं एज ए एंजाइमेटिक, जिसमें हम पेप्सिन के लेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास हेयर एंड नेल्स हैं,
उसके बाद रिजर्व आर स्टोरेज में बात करें तो हमारे पास एल्बुमिन एंड ग्लूटाकिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रोटीन को डिस्कस किया। आप हमें फेसबुक पेज में फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।